शिक्षक साथियों को मेरा नमस्कार। मैं अब पूरा सेशन लेने वाला हूँ और उसमें आप लोग सब एक्टर बनेंगे। कुछ चीज़ें मैं बताने से पहले मैं आपको रोल प्ले टीचिंग के बारे में बताना चाहूँगा। जैसा कि आप सभी जानते हैं, रोल प्ले टीचिंग जो होता है, इसमें विद्यार्थी खुद उस किरदार को महसूस करता है और सीखता है। तो ये रोल प्ले हमारे में आपको आईसीटी का यूज़ नहीं करना है, हम ये परंपरागत माध्यम से भी कर सकते हैं। तो रोल प्ले मॉडल टीचिंग के आधार पर विद्यार्थी बहुत अच्छे से सीखते हैं। तो मैं आपको यहाँ लाइट होता है, जैसे कि अकबर बिरबल की कहानी है बहुत पुरानी, उस संदर्भ में बहुत सारी चीजें हैं। तो मैं आपको जब ब्रह्मांड का निर्माण हो रहा था और हुआ कुछ यूं कि चार दोस्त आपस में लड़ने लगे। ये चार दोस्त के प्रयोग कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि वो जो कॉन्सेप्ट है हमारी जो ट्रेनिंग के दौरान हमने जो कहा है, कुछ बताया है, हमारे साहू सर ने बताया। 1968 का जो शिक्षा नीति है, एनईपी 2020, एनसीएफ 2005, इससे संबंधित क्वेश्चन है। और उस क्वेश्चन में जो टॉप में जो नाम आएगा, जिनका जो 100% बनाएगा, वो पुरस्कार का भागीदार बनेगा, हो जाएगा। मैं वही सोचा सर। हाँ, तो देखिए, मैंने स्क्रिप्ट तैयार किया है, मैंने स्क्रिप्ट लिखा है, मैंने प्रिंट आउट कराया आप लोगों के लिए। पका पकाया माल है, डायलॉग आप लोगों को देना है। तो देखिए, मैं यहाँ पर कुछ एक स्क्रिप्ट आ गया मेरे पास, कृष्णदेवराय और तेनालीराम की चतुराई। ये कक्षा 12वीं इतिहास में है। कृष्णदेवराय के बारे में पढ़ते हैं, विजयनगर साम्राज्य को पढ़ते हैं। वहां पर एक दृश्य बनता है, विजयनगर का भव्य दरबार है। मैं यहाँ पर ग्रीन नेट लगाया होता और आप लोग वहां पर कोई एक कुर्सी में बैठा कृष्णदेवराय के समान, तो पीछे मैं उसको चेंज कर देता वीडियो एडिटिंग, जैसा कि यहाँ हुआ। पीछे आप ग्रीन दिखाई दे रहा होगा, तो मैं यहाँ पर जो ग्रीन नेट ला नहीं पाया, मगर मैं चाह रहा हूँ कि अच्छे से इसको तैयारी कर लीजिए। कल मैं लेके आऊँगा तो एक अच्छा वीडियो बनाया जा सकता है सर, हम शिक्षक साथियों के द्वारा। और शिक्षक साथियों को जो प्रयास किया जाएगा सर, दिखना चाहिए कि कितना जीवटता है इस ट्रेनिंग में। तो यहाँ पर एक ट्रेनिंग है, विजयनगर साम्राज्य का दरबार, राजा कृष्णदेवराय सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके दरबार में मंत्रियों और विद्वानों की कतार है। तेनालीराम पास में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। ये इस तरह का है थिएटर में। अब वॉइस ओवर, एक कथावाचक, जैसे मैडम ने किया सर, पुनः अच्छा सर, उसमें वॉइस ओवर है, जैसे कि कोई टीम का जो लीडर होगा वो सामने आएगा, वो बताएगा विजयनगर विद्यार्थियों को। और बहुत सारी चीज़ों को मैंने बताया, गूगल अर्थ में, काहूट में, टाइमलाइन जेस में, केनोआ में, और जो बचा है और कुछ है भुवन है, इसमें मैंने बताया आईसीटी का। मैं भूगोल में प्रयोग किया आईसीटी का, मगर इतिहास में मैंने रोल प्ले मॉडल का प्रयोग किया यहाँ पर। तो इसमें विद्यार्थी खुद बोलते हैं ना, कभी कभी होता है, तय मोर जगह में रहते त जानते तो सेम यही विद्यार्थियों को वहां पर शामिल करना है। इबन बतूता आ गया, बच्चा बन गया, तो इस तरह का है। तो मैं यहाँ पर स्क्रिप्ट दे रहा हूं। तो यहाँ पर मैं ग्रुप ए, एकता में मतलब बल वाला हो लेवा शॉर्टकट में बता। सर, ये तो 5 उंगली में एक बार लड़ाई हुई, 5 उंगली में, कि सबसे बड़ा कौन? तो ये बोली सबसे बड़ा मैं। तो कैसे? जमीन जायदाद खरीदते हैं, मनरेगा में जाते हैं, तुम लोग कुछ काम नहीं करते हो, मैं जाके मास्टर रोल में दस्तखत करता हूँ, मोटा हूं, तो सबसे बड़ा कौन? मैं। इसका नंबर आ गया, तू बता कैसे में तू बड़ा? तो सबसे बड़ा मैं हूं। कैसे? साले तुम लोग लड़ाई झगड़े में सब भाग जाते हो, मैं अकेला मैदान में लड़ता हूं। आना बेटा, कल तेरे को बताता हूं। हाँ, तो मैं सबसे बड़ा हूं। अब इसका नंबर आता है, तू बता कैसे में बड़ा? चलो 5 लाइन में खड़े होते हैं, टेप लाइए। मैं बिग बॉस अमिताभ बच्चन, ऊंचाई सबसे बड़ा मैं। अब इसका नंबर आता है, तू बता, तू तो न ऊंचाई में न मोटाई में है, मजाक उड़ा। तो ये बोलता है सबसे बड़ा मैं। तो कैसे मैं सबसे बड़ा हूँ, पूजा पाठ करते हैं, तुम लोग सब साल बैठे रहते हो, मैं घूम घूम के चंदन टीका लगाते रहता हूँ। हाँ, मैं सबसे बड़ा हूँ। अब इसका नंबर आता है, तो इसका न मोटाई न ऊंचाई, कुछ नहीं, इसको हंसते हैं। अब चल तू बता, इतना टाइम तक तो इतरा रहे थे, सबसे बड़ा मैं हूँ। अब कैसा है? तो सबसे बड़ा मैं हूँ। कैसे? साला किसी को नमस्ते बोलता हूँ तो मैं आगे में रहता हूँ, तुम सब पीछे में खड़े रहते हो। भैया नमस्ते, तुम लोग पीछे में रहते हो, मैं आगे में रहता हूँ, सबसे बड़ा। हाँ, हर चीज काम नहीं करता हूँ। तो फिर बोला जाता है, ये सुनता रहता है, हाँ तुम 5 में कोई बड़े नहीं हो, अगर
विवाद रहेगा। चलो कोई भी चीज को जमीन से उठा के देखो, अपने एक एक जने नहीं उठा पाते हैं, और जब पांचों मिल के उठाओगे तो जमीन से उड़ जाएगा। इसलिए न कोई छोटे हो न कोई बड़े हो, सब बराबर हो, मिलजुल के काम करना है, एकता में संगठन है। धन्यवाद सर। टीम बी को इसमें आप चर्चा कर लीजिए, इब्न बतूता कौन बनेगा, और इब्न बतूता बनेगा तो वहां पर एक राजा भी होगा जिसको पागल बादशाह भी कहते थे। पागल निकल पड़े तूफान में, थोड़ी सी हवा कान में घुस गई, थोड़ी सी घुस गई कान में। ओहो हो, क्या भारत देश है। यहाँ देखिए कैसा सामाजिक परिदृश्य है, लोग कैसे कैसे बटे हैं, कोई ब्राह्मण है, कोई क्षत्रिय है, कोई शूद्र है, कोई वैश्य है। आहा, क्या भारत है। इब्न बतूता जी, आपकी विद्वता को सलाम। मैं आपको मेरे साम्राज्य का आपको जो है काजी के पद पर नियुक्त करता हूँ। ओहो, अहो भाग्य मेरा, मैं मुस्लिम समुदाय का सबसे बड़ा काजी बन गया। ओह, अब मैं जैसा चाहूंगा वैसा निर्णय करूंगा। सदी का भव्यता और गरीबी का मेल। हमारे भारत में गरीबी का क्या मजाक उठा बना रखे हैं। अमीरों के सामने देखिए, अमीरों का वेशभूषा देखिए, सोने चांदी से लदे हुए सुंदर सुंदर उनके कपड़े हैं, रेशमी कपड़े हैं, और गरीबों को देखिए फटा पुराना कपड़ा, चिथरा कपड़ा, खाने की चीजें नहीं। ये कैसा भारत है। जो 14वीं सदी में भारत के समय कैसे हुआ करता था, जिन्हें इब्न बतूता जी ने अपने पुस्तक रेखला में वर्णन किया है। मैंने भारत के परिदृश्य को अपने पुस्तकों में लिपिबद्ध किया है। मैंने जाना भारत का सामाजिक परिदृश्य हिंदू और मुस्लिम में बटा हुआ है। हिंदू अलग, मुस्लिम अलग, कभी आपस में एक नहीं हुए। कैसा भारत है ये। भारत को तो कोई गुलाम बना सकता है। भारत में 14वीं सदी की चल रही सती प्रथा और महिला जीवन। ओहो हो, महिलाओं के साथ इतना अत्याचार, पुरुषों के साथ जबरदस्ती महिला को जला दिया जाता है। ये कैसी प्रथा है। मैंने तो अपने जीवन में कभी ऐसी प्रथा देखा ही नहीं। महिलाओं को भी पूरी तरह से जीने का अधिकार है, उन्हें भी अपने आत्मसम्मान की रक्षा करनी चाहिए। कभी भी किसी भी महिला को पुरुष के साथ जबरदस्ती बांध के कभी भी नहीं जलाना चाहिए। ये मूर्खता है, ये मानवता बिल्कुल नहीं है। और गरीबों के पास कोई डफली है, कोई बाजा है, कोई कुछ है। ये कैसा भारत है। ऐसी भारत, ये तो विचारों से परिकल्पना है। मैंने जब अरब से भारत की यात्रा शुरू की थी तो भारत के बारे में सुना था, भारत सोने की चिड़िया है, और यहाँ तो सोने की चिड़िया दिखाई नहीं देती। जगह जगह में गरीबी है, जगह जगह में भूखमरी है। हम सब कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है, अनेकता में एकता भारत की विशेषता। इन्हीं भावनाओं के साथ हम इब्न बतूता पहन के जूता निकल पड़े तूफान में, थोड़ी सी हवा कान में घुस गई, थोड़ी सी हवा नाक में घुस गई, थोड़ी सी घुस गई कान में। कौन सी गज लक्ष्मी जो सांची की स्तूप में उड़ेरा गया, जो मूर्ति कला है, उसके बारे में बताएंगे। पहले का सबको नमस्कार। हम लोग पामगढ़ ब्लॉक से हैं। मैडम, सम्राट अशोक ने 3री शताब्दी ईसा पूर्व बनवाया था। यह 3 प्रकार के स्तूप हैं। यह जो है मध्य प्रदेश के भोपाल से लगभग 50 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। इसका चित्र जो है आप 200 रुपये के नोट में देख सकते हैं। यह दर्शाती है कि यह महिला बनी हुई है और एक साल वृक्ष के शाखा को पकड़कर खड़ी हुई हमें दर्शाती है, दिखाती है। पौराणिक कथा के अनुसार मूल कृति है गजलक्ष्मी। यह मूर्ति देवी लक्ष्मी की कमर पर विराजमान दिखाती है, जबकि हाथी पर जल का अभिषेक कर रहा है। गजलक्ष्मी की पौराणिक कथा पर चलते हैं। गजलक्ष्मी उससे लक्ष्मी जी का प्रकट हुआ। वह धन वैभव और समृद्धि की देवी मानी जाती है। गजलक्ष्मी की मूर्ति स्तूप पर इतना गहरा और अटूट संबंध है। दोनों प्रतिमाएं सालभंजिका और गजलक्ष्मी आज भी उतनी ही प्रासंगिक हैं जितनी प्राचीन काल में हुआ करती थी। ये हमारा छोटा सा प्रयास है। मंथन होता है तो किस प्रकार से मैम ने कॉन्सेप्ट किया, बहुत अच्छा लगा। सालभंजिका और गजलक्ष्मी के बारे में विद्यार्थी अच्छे से जान पाएंगे कि सालभंजिका कौन थी, गजलक्ष्मी कौन थी। जो प्रश्न पूछे गए 2021 में बच्चे आसानी से जान पाएंगे। मैं नेक्स्ट ग्रुप को आमंत्रित करना चाहूंगा। ग्रुप ए के बाद उसको गाजी नियुक्त कर देता है दिल्ली का। वो इब्न बतूता कैसे मोरक्को से अपने माता से परमिशन लेके आता है, माँ मैं जा रहा हूं।
मैं एक लंबे शहर में जा रहा हूँ। वो बताया जाता है 4 किलोमीटर का सफर तय किया उन्होंने। यहाँ पर अकबर बिरबल की चतुराई, फिर राज्य करने आया हूँ और पूरे विश्व में हम अंग्रेजों का ही राज्य है, हम जो चाहे पूरे विश्व में कर सकते हैं। हमारे लिए कभी सूर्यास्त नहीं होता, हर समय हमारा बोलबाला चलते रहता है। भारतीय किसानों, तुम लोग मनुष्य नहीं हो, मनुष्य से कमतर मनुष्य हो। और यहाँ जितने कृषक हैं ये जितने काम करते हैं बहुत कम लगान देते हैं, जिससे राजस्व की ठीक से प्राप्ति नहीं होती। तो तुम लोग सारे लोग 80% लगान तत्काल जमा करो। जी हुजूर, 80% लगान, ये तो हमारे परिवार की गुजारा के लिए लाभ जाएगा सर। ये कैसा करोगे ये तुम जानो। तत्काल 80% लगान जमा करो, और नहीं जमा करते हो तो तुमको तुम्हारे जमीन से बेदखल किया जाएगा। जी हुजूर, जो आज्ञा। सारे के ऊपर ठीक से निगरानी रखी जाए और सारे लोग लगान जमा करें। जो लोग जो लगान देने में मनाही करते हैं उसको तत्काल या तो उसको मार दो या जमीन से बेदखल कर दो, यहाँ से बाहर करो। लेकिन बंदूक की कमी है ना, वो भिजवा देंगे। ये सारे किसानों की संख्या अधिक है। ये बिल्कुल नई बंदूकाई है, अभी ब्रिटेन से और अमेरिका से मंगाया गया है। ये सारे बंदूक ले जाओ और तत्काल किसानों से लगान वसूल करवाओ। ये कारतूस नहीं, मॉडल का है जो पानी के रूप में गिरता है। यह अपमान हम नहीं सहेंगे, यह हमारा धार्मिक आस्था पर विरोध है। हम इस चलने वाले कारतूस का प्रयोग नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। तो मैं भी नहीं करूंगा। अंग्रेजों भारत छोड़ो, जबर साहब जिंदाबाद, जबर साहब जिंदाबाद। जबर साहब, हम पूरे सैनिक मजदूर किसान अंग्रेजों के अत्याचार से ग्रस्त है। हमारी सभी की इच्छा है कि आप हमारे ओर से दिल्ली का शासन करें। हम आपके साथ रहेंगे, हम आपका साथ देंगे और आपके आदेश के अनुसार। और यहाँ पर आप लोग जो देख रहे हैं, यह मुगल सम्राट अकबर का भव्य दरबार यहाँ पे लगा हुआ है। और साथ में यहाँ पे हमारे सम्राट जी हैं और उनके सुरक्षा के लिए जो है दरबारी लोग भी जो है यहाँ मुस्तैदी के साथ जो है तैनात हैं। जीभ से मीठे और अच्छे शब्द निकलते हैं तो यह सबसे प्यारी बन जाती है, लेकिन जब यह कठोर शब्द बोलती है तो यह सबसे कड़वी बन जाती है। इसमें ऐसा रहता है, आकाश की ओर देखते हैं, हाथ ऊपर करते हैं और ख्वाजा मेरे ख्वाजा। बोला गया सूफी संगीत चल रहा है, एक ऐसा शांत वातावरण, एक कथावाचक की आवाज सुनाई दे रहा है शांत वातावरण में। एक ऐसा रास्ता जो हमें ईश्वर के करीब लाता है। यह केवल धार्मिक परंपरा नहीं। लोग बैठे हैं, शिष्य बैठे हैं, अभिनय कीजिए। जैसे इस तरह से मैं आपको समझाता हूँ। और ये पानी एक ही जगह पर जाएगा, समुद्र में जाएगा। कैसे जाएगा? ये चारों दिशाओं से अपना प्रेम का धर्म है, जहां न जाति है न धर्म का बंधन है। बोला जाता है, हम जाति जाति बोलते हैं, मुनि साधु संत मिलेंगे, उन्हीं में से हमारे सूफीवाद के जो धर्म चलने वाले हमारे संत हैं। साध रिहर्सल में गए हैं। जो आप वृक्ष बोल रहे हो, ये साल वृक्ष है, और इसमें जैसे ही महिला इस वृक्ष को छूती है वो वृक्ष फूलने लगते हैं, फलने लगते हैं, और इतना हरियाली लगता है कि पूरी तरह से सौभाग्यशाली लगता है हमारा धरती। ये है साल भंजिका बेटा, नाम से स्पष्ट है, साल वृक्ष के पास है ये साल भंजिका। अरे पापा, पापा देखो उधर क्या है? पापा ये क्या है? हाथी है, और हाथी के पास एक महिला है, क्या है? तो यहाँ पर नेक्स्ट जो था सूफीवाद। जी जी, एक कंप्लीट शिक्षक बनने के लिए बहुत जरूरी है। इसमें कोई ये दो राय नहीं है कि हमारे शिक्षकों में मगर अपने विषय की योग्यता ना हो। जी जी, उसमें समर्पण और विद्यार्थियों को कैसे फोकस करके क्या रोल प्ले करना चाहिए, ये उसके अंदर एक नई खोज। सर ये टीचर का जो भूमिका है बहुत अच्छा है सर। क्लास में बच्चे के पास जो रहते हैं ना सर, हंसी मजाक, बच्चों के साथ बच्चे बन जाते हैं। मतलब वो माहौल जो सर वाकई बीपी शुगर से बचाने वाला होता है सर। मतलब जो जैसे कि मैं देखा, मैंने सुबह बना लिया था सर। मैं कहा होते खिलवाड़ी सही लेकर देख के पढ़ दे बोना, इस प्रकार से मंशा लेकर चले थे सर। और हमारे जितने भी ग्रुप में है ना, मैं तो थोड़ा सा इधर उधर थोड़ा सा हिलने का प्रयास कर रहा था। एक मेरे साथी सर ने बोला, लेकिन मन से काबा करता सर का देखा जाए, कहा
अब मोहल हिम्मत आ गई, अब आनंद फनन में एक आके फंस गए सर। अब सबसे बड़े धक्की तो वह समय बढ़ गई छत्तीसगढ़ी में कहो तो आप ज्यादा आनंद आई है कि सभी ग्रुप के सदस्यों ने, सभी शिक्षकों ने इतना सुंदर अभिनय किया सर। तो हमारे मन में जो थोड़ा मोड़ा जो छोटा मोटा कलाकार था ना, वो भी जागा सर कि सर लोग इतना कर सकते हैं तो कम से कम इतना हम लोग भी तो कुछ ना कुछ कर सकते हैं। चला रे भागे वही भागत गए। और आप मतलब दूसरा बात बता दो, ये नीचे में के काम नहीं हो तब ऊपर गए ना, अब ऊपर नीचे हो के अब कत करना लेके आए हैं तेला। ये देखो नहीं भी बनी ना सर, तो कम से कम मन नहीं आई ना तो हमन के मन रखे बा जरूर ताली बजा के। आइए सर, हम लोगों को स्क्रिप्ट मिला था सर, राजा कृष्णदेव राय और तेनालीराम की चतुराई। जिस तरह से कहानी में आप लोग सभी सुनते हैं कि तेनालीराम बहुत ही बुद्धिमान था और वो राज दरबार की बड़ी से बड़ी समस्याओं को भी चुटकी बजाते हुए पल में समस्याओं का समाधान कर देते थे। आज उसी कहानी को एक छोटे से दृश्य के माध्यम से आपके सामने प्रस्तुत करने का प्रयास कर रहे हैं सर। विजयनगर का भव्य दरबार, विजयनगर साम्राज्य का दरबार लगा हुआ है। राजा कृष्णदेव राय सिंहासन पर बैठे हुए हैं। उनके दरबार में मंत्रियों और विद्वानों की कतार है। तेनालीराम पास में खड़े मुस्कुरा रहे हैं। विजयनगर साम्राज्य के महान सम्राट कृष्णदेव राय न केवल एक शक्तिशाली शासक थे बल्कि न्यायप्रिय और बुद्धिमान भी थे। उनके दरबार में एक अनमोल रत्न था तेनालीराम। अपनी चतुराई और हास्य से तेनालीराम हर मुश्किल का हल निकाल लेते थे। आइए सुनते हैं उनकी एक रोचक कहानी, राजा की चुनौती। दरबार में कृष्णदेव राय गंभीर मुद्रा में, मंत्रीगण चुपचाप बातें कर रहे हैं। मुझे लगता है कि हमारे राज्य में सबसे व्यक्ति कौन है? तेनालीराम उस अनमोल वस्तु की खोज में चिंतित है। अपने घर पर सोचते हुए और उनके चेहरे पर हल्का सा मुस्कान है। वह अपनी पत्नी से बात करते हुए और हल्का हल्का मुस्कुराहट चेहरे पर है उनका। और इस राम राजा के दरबार में, तो भाई राम बताओ क्या लाए हो? यह सबसे अनमोल चीज क्या है, आप बताओ मेरे को। महाराज की जय। महाराज मैं ये लाया हूँ, ये आपको, ये आपकी छवि इसमें दिखती है और आपसे अनमोल होगा ना, तो ये राज, ये प्रजा आपसे अनमोल है और नहीं ये पूरा राज्य आपसे अनमोल है। और चूंकि इसमें आपकी छवि दिखती है और की चतुराई यहां पर भी हमको दिखाई देता है। एक प्रकार से अभिनय के माध्यम से, नाटक के माध्यम से बच्चों को किस प्रकार से सिखाया जाए, सभी ग्रुप के सदस्यों के द्वारा अच्छा परफॉर्मेंस किया गया था और उन्होंने एक जीवंत परफॉर्मेंस देने का प्रयास किया गया। और इस प्रकार से अभी लगभग जो द्वितीय दिवस चल रहा है सर कार्यक्रम का, इस कार्यक्रम में हमारे मास्टर ट्रेनरों के द्वारा भी अच्छी कुछ रोल प्ले के माध्यम से, कुछ छोटे मोटे चुटका के माध्यम से और बहुत सुंदर यहाँ पर जो लगा हुआ है प्रोजेक्टर के माध्यम से भी हम सबको छोटी छोटी बातों को अच्छी तरीके से समझाने का प्रयास किया जा रहा है सर। और निश्चित रूप से हम जरूर चाहते हैं इस बात को, ये ट्रेनिंग कुछ लोग रिटायरमेंट की अवस्था में पहुंच जाते हैं सर, और रिटायरमेंट की अवस्था में पहुंचते उनको अंतिम स्थिति में 2 साल बचा है, 3 साल बचा है, तो उनका प्रशिक्षण हो जाता है, ट्रेनिंग हो जाता है। तो कभी कभी हमको उनके मुख से सुनने को मिलता है सर, कैसे का कहाँ जाबे तो जानगिर जाऊंगा आज, तो कैसे अरे का करबे ट्रेनिंग है, अभी तो उनके ट्रेनिंग चलते छेगा। तो डोकरा गुरुजी का कहते, अरे का करबेगा बहुत था गेन तब बोले सरकार टेते छे हम टेते छे। बहुत बहुत धन्यवाद सर। वास्तव में ये जो रोल प्ले है, ये रोल प्ले जो हमको बताया गया, ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है। हमारा जो मुख्य भूमिका है, हमें इन चीजों को लेकर बच्चों के बीच जाना है। हर पहलू के 2 पक्ष होते हैं, लाभ और हानि। आप सभी जानते हैं, लंबे समय से आप सभी का अनुभव भी है। वास्तव में अगर देखा जाए तो ये जो रोल प्ले है, जैसे शुरू से ही ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों में हमारे राठौर सर के द्वारा बताया गया था कि क्या बात है कि आज अन्य विषयों की अपेक्षा हमारे सामाजिक विज्ञान को कम महत्व दिया जाता है, या बच्चे रुचि नहीं लेते हैं, या बच्चे जैसे इतिहास विषय पढ़ रहे हैं या कोई विषय हम पढ़ा रहे हैं तो बच्चे सुस्त नजर आते हैं।
या हमारे जो 2020 में बताया गया है कि हम व्याख्यान विधि को कम करें। ऐसे कौन सी विधि अपनाएं, ऐसे कौन से क्रियाकलाप हम करें कि बच्चे अधिक सक्रियता के साथ रुचिपूर्ण वातावरण में ज्ञान ग्रहण करें, न शिक्षक को किसी प्रकार का अधिक व्याख्यान देना पड़े और न ही बच्चे को उस विषय में रुचि पैदा हो। तो इन सारे चीजों को लेकर के हमारे राठौर सर हैं, हमारे साहू सर जी हैं, इन लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। ठीक है, शासन की योजना है, उन लोगों ने भी एक मास्टर ट्रेनर के रूप में इन चीजों को लेकर हमारे बीच में आए हैं। तो जैसे सर ने कहा कि प्रत्येक पल प्रत्येक क्षण हमारे लिए एक नया होता है और जीवन भर सीखना पड़ता है। हम कभी ये ना समझे कि हम सारी चीजों को जानते हैं या सीख चुके हैं या हमारे में कमी नहीं है। प्रत्येक व्यक्ति में कोई ना कोई कमी होता है, अच्छाई भी होता है, बुराई भी होता है। तो मैं इसका मुख्य उद्देश्य पे जा रहा हूं। लाभ हानि के रूप में अगर हम देखते हैं तो अभी हमारे राठौर सर के द्वारा जो रोल प्ले के माध्यम से इतिहास विषय को जो एक सरसता के रूप में, सहज रूप में हमारे सामने प्रस्तुत किया गया, वो बड़े चाह के साथ आप लोगों को देख रहा था, आपके हाव भाव को आकलन कर रहा था कि किस तरह से आप में एक उत्तेजना पैदा हुई, कैसे आप सक्रियता हो गए। जैसे सर ने बताया, अगर नीचे में हमको जगह नहीं मिला तो ऊपर चला गया। हमने सभी दल के टीमों का जो प्रदर्शन यहां पर देखा, तो देखने के बाद हमको यह एहसास हुआ कि हमने तो कुछ नहीं किया। देखिए कैसे ललक पैदा हुए। मान लीजिए हम यहाँ एक स्टूडेंट के रूप में हैं और वो एक टीचर के रूप में है, तो उसी तरह हमारे राठौर सर का ये कहना है कि हम इस तरह का माहौल कक्षा में कैसे पैदा करें, सरसता कैसे लाएं। तो मैं अगर इसके लाभ के रूप में देखता हूं सर, तो सबसे पहले तो सक्रियता में वृद्धि। अगर देखेंगे, अगर इस रोल प्ले के माध्यम से अगर बच्चों को हम बताना चाहेंगे तो बच्चों में एक सक्रियता बढ़ जाएगी, बच्चे उसके प्रति रुचि ले लेंगे और आगे आकर के जैसे हम आप सभी ने किया उसी तरह से बच्चे सक्रिय होकर उस विषय को पढ़ने लगेंगे। दूसरा है सर भयमुक्त वातावरण। भयमुक्त वातावरण, जैसे कभी कभी बच्चे, ये शिक्षक है, हम बच्चे हैं, शिक्षक से दूर हटते हैं या डरते हैं, ये वातावरण समाप्त हो जाएगा। जैसे अभी आप सभी ने किया, तो वो मास्टर ट्रेनर नहीं है, वो दूर में बैठे हैं, हमारे साथ बैठे हैं और आप सभी आगे यहाँ प्रदर्शन कर रहे हैं, तो एक ऐसा वातावरण बन गया कि हम दोनों एक हैं। तो हमारे स्कूल में एक भयमुक्त वातावरण बन जाएगा, वहां शिक्षक और बच्चे के बीच आपस में कोई किसी प्रकार का भेद पैदा नहीं होगा। तीसरा है सर सभी की सहभागिता। आप जानते हैं कि कुछ बच्चे होशियार होते हैं, हम प्राय उन्हीं बच्चों को सामने बुलाते हैं या कोई काम करवाते हैं। जो बच्चे पीछे बैठे हैं वो बैठे ही रह जाते हैं और पिछड़ते पिछड़ते पूरा पिछड़ ही जाते हैं। तो ये एक रोल प्ले एक ऐसा माध्यम है सर जिसके माध्यम से सभी बच्चों का एक सहभागिता आ जाएगा, सभी बच्चों को एक मौका मिल जाता है और वो सामने आकर के उसके अंदर जो छिपी हुई प्रतिभा है वो सामने आ जाता है। हम जानते हैं कि बच्चे कई प्रवृत्ति के होते हैं, कोई संकोची होते हैं, कोई भयभीत होते हैं, वो बच्चे पीछे ही रह जाते हैं। लेकिन इस माध्यम से अगर हम करते हैं तो बच्चे सामने आ जाएंगे और उनकी प्रतिभा हमारी नजरों में आ जाएगी, तो हम उनके लिए कुछ काम कर सकते हैं सर। ये हमको फायदा होता है। आगे रुचिपूर्ण वातावरण का निर्माण हो जाता है। हम किस प्रकार के ठहाके लगा के हंस रहे थे, एक दूसरे के लिए प्रोत्साहन कर रहे थे, ताली मार रहे थे, तो इसी तरह बच्चे आपस में रोल प्ले करें और बच्चे उनके लिए ताली बजाएं तो बच्चे में एक उत्तेजना बढ़ जाती है सर और कुछ करने की लग पैदा हो जाती है। तो ये एक वातावरण हमको फायदा होता है। आगे खेल खेल में पढ़ाई, शासन की योजना भी है कि बच्चे बोझिल ना हो, उसको बोझ ना समझे, खेलते खेलते ये पढ़ाई कर ले। जैसे रोल प्ले के माध्यम से सर ने बताया, अकबर बिरबल का है, तेनालीराम का है, ये ऐसे ऐसे पाठ हैं, कई ऐसे शब्द आते हैं इतिहास में जिसको हमको सोचना पड़ जाता है सर। लेकिन रोल प्ले के माध्यम से अगर हम करते हैं तो बच्चे अपने आप में सीख जाएंगे, शिक्षक को कुछ करना ही पड़ेगा नहीं। तो ये खेल खेल के माध्यम से हम पढ़ाई कर सकते हैं। आगे स्मरण शक्ति में वृद्धि, बच्चे अपने दिमाग को सक्रिय कर रहे हैं। जैसे सर ने कहा कि मैंने सबका देखा तो मेरे मन में भी एक भावना हो गई कि मैं क्यों नहीं कर सकता हूं, तो बच्चे के मन में भी ये उनकी जो सक्रियता बढ़ जाती है, स्मरण शक्ति उसको बढ़ने लगता है सर, सोचने लगता है, कुछ करने लगता है वो, तो ये उसकी वृद्धि हो जाती है। और सबसे महत्वपूर्ण जो टॉपिक है रटने की प्रवृत्ति का अंत होना, जो अभी हमारे 2020 चाह रहा है कि बच्चे को ये रटने की प्रवृत्ति समाप्त किया जाए। बच्चे देखकर सीखें, करके सीखें। हम लोग विज्ञान में पढ़ते थे, बच्चे थे आओ करके सीखें। हम लोग जब विज्ञान पढ़ते थे तो आखिरी में लिखा रहता था आओ करके सीखें। तो इस प्रवृत्ति का बच्चे स्वयं करेंगे, वो स्वयं आगे करेंगे, शिक्षक जाकर कुर्सी में बैठा रहेगा, एक दे देगा रोल मॉडल कि ये करना है बेटा, तो अपने आप में हो सकते हैं। तो ये उनकी अच्छाई है सर। अब हर पलों की बुराई भी होते हैं, मैं बुराई पर भी जाना चाहूंगा। जैसे इसका जो बुराई है, कक्षा में टाइम जो हमारा लिमिट है उसके हिसाब से कर पाना एक चुनौती भरा कार्य, ये हमारे लिए एक उसके विपक्ष है, ये हमारे लिए एक चुनौती है सर। ये हमारे पास टाइम लिमिट होता है, हमारे कक्षा विभाजन में, समय विभाजन में हमको एक लिमिट समय दिया जाता है और उसमें इन सारे क्रियाकलाप को कर पाना हमारे लिए एक चुनौती है, ये उसका विपक्ष है। दूसरा, कोर्स पूरा करने का भय रहता है सर। शासन की योजना है कि आपको अमुक तारीख तक कोर्स पूरा करना है, पाठ्यक्रम पूरा करना है, पाठ्यक्रम पूरा नहीं करेंगे तो आपको कार्रवाई होगी। इसमें शिक्षक थोड़ा सा इन चीजों पर उतना ध्यान नहीं दे पाते हैं, ये भी हमारे एक इसका अपवाद है समझिए सर, ये भी हमको देखना पड़ेगा। तीसरा है पढ़ने एवं लिखने की प्रवृत्ति भी समाप्त हो जाता है बच्चों में। रोल प्ले के माध्यम से ही खाली मोबाइल द्वारा इस तरह से अगर करते रहेंगे तो उसमें जो प्रवृत्तियां हैं पढ़ने और लिखने की,
हम लोग जब बच्चे थे तो जानते हैं, हमारे स्कूलों में कंपटीशन होता था, बाहर भेजा जाता था, राइटिंग का एग्जाम होता था सर। जो बच्चे अच्छे लिखते थे उनकी राइटिंग को बाहर भेजा जाता था और उसको पुरस्कृत किया जाता। अब वो कहाँ समाप्त हो गया है। तो ये प्रवृत्तियां भी समाप्त हो जाती है, क्योंकि अब इसका जमाना टेक्निकल का जमाना आ गया है सर। आगे कक्षाओं में बच्चों की नियमित उपस्थिति की समस्या आप सभी जानते हैं, बार बार वो शब्द आता है कि आज स्कूलों में बच्चे पढ़ने नहीं आते हैं, कोई बाहर चले जाते हैं, कोई कुछ और हो जाते हैं। तो ये सारी समस्या इनका अपवाद है। लेकिन इन सारे चीजों को अगर छोड़ करके अगर इनका सारांश लिया जाए सर, तो रोल प्ले हमारे लिए बहुत ही सुविधाजनक है, अच्छा है। क्योंकि इतिहास एक ऐसे विषय है सर, बहुत रुचिपूर्ण है और बहुत अरुचिपूर्ण है। बच्चे इसमें इंटरेस्ट लेते ही नहीं है, तो वो कमजोरी मैं बच्चों को नहीं समझूंगा सर, बहुत कुछ हमारा भी कमजोरी है कि हम इन सारे माध्यमों को अपना नहीं पाते हैं और बच्चों को उन चीजों को संप्रेषित नहीं कर पाते हैं। हम यहाँ जो बोल रहे हैं, बच्चों के मन में संप्रेषण जब तक नहीं होगा तब तक बच्चे इन चीजों को समझ नहीं पाएंगे। तो हमें एक होकर रहना पड़ेगा जैसा। तो ये सारे गुण अवगुण हैं, इनके अपवाद हैं, और मेरे विचार से मैं इन चीजों को लिखा, समझा, और कुछ होगा तो क्षमा चाहता हूं सर। धन्यवाद सर। सक्रिय रहेगा और दिमाग भी सक्रिय रहेगा, और हाथ से लिखेंगे ये चारों अंग सक्रिय हो जाएंगे। तो ये कौशल वाले प्रश्न रहेंगे सर। अब एनईपी 22 तो पहला, इसमें केवल 3 प्रकार के प्रश्न यहाँ पर बताया गया है। पहला है संश्लेषणात्मक प्रश्न, संश्लेषण वाले प्रश्न, मतलब निर्माण वाले प्रश्न, निर्माण करना, जैसे शरीर के विभिन्न अंगों को अलग अलग कर देना और बताना कि इसको निर्माण कीजिए, कि इसकी क्या आकृति हो। हाई ऑर्डर थिंकिंग के ये पहले प्रश्न थे, संश्लेषण वाले प्रश्न। दूसरे हैं सर विश्लेषणात्मक प्रश्न, विश्लेषण करना, मतलब क्या है सर, बहुत सारे तथ्यों को लेकर, बहुत सारे चीजों को लेकर, बहुत बड़ी चीजों को लेकर उसको छोटे छोटे चीजों में बताना, स्क्रूटनी करना, छोटे छोटे चीजों का अध्ययन करना, विश्लेषण करना। तो बच्चे थे जो हमको बताया गया है कि इन तीनों प्रकार के प्रश्नों का ज्यादा प्रयोग करें। जैसे मूल्यांकन प्रश्न, प्रश्नों के उत्तर निष्कर्ष तक पहुंचे। दूसरा यहां पर बताया तर्क, विद्यार्थियों में तर्क संगत होनी चाहिए, और जो भी प्रश्न रहे वो कॉन्सेप्ट तक, जो कॉन्सेप्ट है वो अंतिम लक्ष्य तक जाए, मतलब यहां पर कह रहा है अंतिम चरण तक जाए, निष्कर्ष तक जाए, उपसंहार तक जाए। ऐसे वाले प्रश्नों का प्रयोग ज्यादा बताया गया है एनईपी 2020 के तहत। बस इतना ही है सर। हाई ऑर्डर थिंकिंग के 3 प्रकार के प्रश्न हैं, संश्लेषण वाले प्रश्न। कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। कोई दीवाना कहता है, कोई पागल समझता है मगर धरती की बेचैनी को बस बादल समझता है। मैं तुझसे दूर